नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत करता हूं लर्नवेल चैनल में। दोस्तों, अगर हम लोग एंट्री की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी एंट्री करने में आती है, किस टाइप की एंट्रीज करने में आती है, किस बिजनेस की एंट्रीज करने में आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती है आपको ई कॉमर्स की एंट्रीज करने में। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ग्लोरोड, उड़ान या कोई सा भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उन लोग के जो स्टेटमेंट निकलते हैं बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उनमें ऐड होती हैं। उन लोग बहुत से डिडक्शंस करते हैं और डिडक्शंस करके आपको पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई एक ऑर्डर रेज किया हुआ है, मतलब आप किसी एक ऑर्डर पे आपने सेलिंग कर दिया है आपका, तो अब उस ऑर्डर के जाने से लेके उस पर आपके जो आइटम का चार्ज हो गया, उस पर जो शिपिंग चार्ज हो गया जो आप कस्टमर से ले रहे हैं, फिर उसका जो पेमेंट आपके पास में आता है तो उसमें कई सारे तरीके के इन लोग चार्जेस काट के आपको पैसे देते हैं और उसका फिर आपको GSTR 1 में, GSTR 2 में आपको क्लेम भी उसका करना रहता है। तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है हमें एंट्री करने के लिए। और आपने मान लीजिए किसी तरीके से एंट्रीज कर भी ली, होता क्या है कि इन सब चीज़ों का जो सेलिंग होती है बहुत हैवी सेलिंग्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा रहता है और किसी तरीके से आपने कुछ बंदे लोग को बैठा के एंट्री आपने करवा दी है, बाद में पता चल रहा है कि इसमें अपना GST में एरर आ रहा है, फाइल ठीक से आपकी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तो आज मैं इसी चीज़ को लेके वीडियो बना रहा हूँ कि अमेज़ॉन जैसे हो गया तो आपको अमेज़ॉन की एंट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से कैसे हम इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। और साथ में मैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिससे आप हज़ारों की संख्या में आपकी एंट्री हो फिर भी आप तुरंत ही उसको पोस्ट कर सकते हैं और उससे एंट्री आपकी अच्छे से पोस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एंट्री को पोस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज रहते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, अपने टैली में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा GSTR 1 में और GSTR 2 में एरर आता है, 3B हमारी जनरेट नहीं हो पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने टैली ओपन करके रखा हुआ है। मैं एक नई कंपनी ही क्रिएट कर देता हूँ तो जिससे हमें समझने में और आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे अमेज़ॉन करके मैं मान लेता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है अमेज़ॉन। ऐसा करके आपका जो कंपनी का नाम है उस कंपनी के नाम से आप क्रिएट करेंगे हमेशा। अब यहाँ पे हमारा जो स्टेट है, अगर आपका स्टेट गुजरात है या राजस्थान है तो आप यहाँ पे वही स्टेट डालिए और उसी स्टेट के हिसाब से आपके पास में डेटा आएगा उन लोग का, अमेज़ॉन वालों का या फ्लिपकार्ट वालों का। तो सेम उसी स्टेट के हिसाब से आपके GST कैलकुलेशंस होंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा स्टेट गुजरात है, क्योंकि मैं अभी गुजरात के डेटा को लेके आपको डेमो दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे गुजरात कर दिया और इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ से आप रखिए, 1421 से भी हम लोग इसको रख रहे हैं। अब ये सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है GST डिटेल डालना। आपके पास जो GST नंबर है आप उसको GST का डिटेल यहाँ पे आप डाल दीजिए। इससे क्या है, आपके आधे से ज़्यादा जो एरर आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आप नहीं भी डालेंगे तो आपको GST इनेबल करके रखना है और स्टेट नेम यहाँ पे डालना आपको ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये GST डिटेल डालने के बाद में आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसमें अभी नो वाउचर इंटर्ड करके हैं। अगर हम लोग मास्टर की बात करें तो इसमें अभी हमारे कोई भी मास्टर क्रिएटेड नहीं है और ना ही कोई हमारे स्टॉक आइटम बने हुए हैं और ना ही कोई हमारा यूनिट बना हुआ है। तो अभी हम लोग एकदम फ्रेश तरीके से पूरी एंट्रीज को करेंगे और देखेंगे कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं जिससे हमारा GST रिपोर्ट में एरर आता है। और अमेज़ॉन की एंट्री सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होती है अमेज़ॉन की एंट्री में, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जो उन लोग आपको डिडक्ट करके आपको पेमेंट करते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमारा कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना पैसा आया, कितना पेंडिंग है, ये भी निकालने के लिए कि हमारा पैसा कितना बचा हुआ है जो अमेज़ॉन से लेना है या नेक्स्ट वीक में जो आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी इसको कवर करेंगे, देखेंगे और एक परफेक्ट अकाउंटिंग करके देखेंगे। तो अभी मैं क्या है एक एक करके एंट्री नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें कम से कम 10, 12 या 20, 50 एंट्रियाँ तो करनी ही पड़ेंगी शो करने के लिए किस टाइप से क्या होता है। तो मैं अभी एक सॉफ्टवेयर का यूज करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है अल्टीमेट ई कॉमर्स करके, एक्सेल टू टैली अल्टीमेट ई कॉमर्स। तो इससे क्या है कि आपका एक्सेल से जो भी डेटा है, आपका टेक्स्ट में जो भी फाइल्स है या एक्सेल में जो भी फाइल्स है,
तो इसके थ्रू हम लोग इसमें टैली में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बाउचर की एंट्री हो जाती है, आपके सेटलमेंट की एंट्री हो जाती है, और अलग से एक बैंक की सीट भी है, तो आप यहाँ से बैंक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बाउचर और सेटलमेंट हमारा ये जितने भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उसके लिए हो गया। और इस बाउचर सीट में आप अदर जो भी आपके हैं प्लेटफॉर्म या और भी अगर आपको कुछ इनवॉइसेस की एंट्री करनी है, आपके पास समरी है, तो आप उसको भी यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिटेल्स सभी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बाउचर डेट से लेके पार्टी डिटेल से लेके आइटम डिटेल हो गया, सभी जीएसटी डिटेल्स हो गए, और भी बाकी चीज़ें जो इसमें हैं आपके बायर कंसाइनी डिटेल्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो आप इसको फिल करके आपके अदर कंपनीज़ का भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर आपका कुछ एरर आता है कंपनी में, आपका एंट्री क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, तो आपका रीज़न भी यहीं पे लिख के आ जाएगा। बाकी फील्ड्स इसमें सब कैलकुलेशन वाली फील्ड्स, जीएसटी कैलकुलेशन, बाकी चीज़ें सब इसमें ऑटो कैलकुलेट हैं। तो यहाँ से ऑटो कैलकुलेट फील्ड चालू होती है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग देखने वाले हैं अभी अमेज़ॉन का डेटा इंपोर्ट करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, मेरे पास जो डेटा है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये एक मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है और एक इसका MTR रिपोर्ट है B2C का। इसमें आप B2C B2B सभी चीज़ें कर सकते हैं। आपका B2B भी अभी मैं करके दिखा दूंगा। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ये B2C वाला करेंगे एंट्री और B2B वाला करेंगे एंट्री, और देखेंगे इसमें कंपेरिजन करके कि हमारा किस तरीके से एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिटेल सीट है। तो डिटेल सीट में आपको आपकी कंपनी का डिटेल डाल देना है। जैसे मैंने ये लर्नवेल, अमेज़ॉन लर्नवेल करके मैंने वहाँ पे कंपनी अपनी बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो आपका जिस स्टेट का जीएसटी नंबर है आप वही उसी स्टेट का आप जीएसटी नंबर डालिए, अदरवाइज आपका GSTR 2A में डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे हमारा गुजरात और बाकी जो अमेज़ॉन का डिटेल है, फ्लिपकार्ट, मीशो, उड़ान, स्नैपडील, सिमसिम, मोगलिक्स, पेटीएम, ग्लोरो, डब्लू मॉल, ये सब जो डिटेल्स हैं इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये हमने यहाँ पे जो चेंजेस करना था कर दिया। अब इसको सेव कर देते हैं हम। तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पे इसके बाद है डेटा सीट। तो डेटा सीट में हम लोग अपना डेटा लोड करेंगे। तो लोड कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर में जैसे ये सभी टैब्स दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू। तो व्यू के बाद में आप यहाँ पे लर्नवेल करके एक टैब देखेंगे। इसमें सारी बटन्स ये दी हुई हैं लर्नवेल टैब में। अब इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ODVC करके है। ODVC आपका यहाँ पे ये सेट होके आता है। तो आपके सिस्टम में जो ODVC है टैली में, तो आपका अगर टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सेटिंग में जाके कनेक्टिविटी में रहता है, यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ODVC पोर्ट मिलेगा। तो ये पोर्ट नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। और अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो आपको यहाँ भी चेंज करना रहेगा। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, या सेट ODVC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज करके आप ओके करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं या आप गुजरात की आप कंपनी आप गुजरात में बैठे हुए हैं, आपका कोई कंप्यूटर मान लीजिए दिल्ली में है, तो आप बैठे बैठे गुजरात से दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं, या दिल्ली से आप गुजरात में एंट्री कर सकते हैं। आपके गुजरात वाले कंप्यूटर में भी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको सिर्फ उस कंप्यूटर का IP एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको, आप मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपको गुजरात वाले कंप्यूटर में एंट्री करना है, तो गुजरात वाले कंप्यूटर का आप यहाँ पे IP एड्रेस डाल देंगे तो आप दिल्ली में बैठे बैठे गुजरात के सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे टैली ओपन करके रखना पड़ेगा। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों आपका। लेकिन उसके लिए इंटरनेट स्पीड आपकी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप डेटा भेज रहे हैं काफ़ी सारा बल्क में इंटरनेट के थ्रू। अब अगर आप लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपके खुद के सिस्टम में ही टैली ओपन है, आप खुद के सिस्टम में ही वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट ही लिखना है। तो लोकल होस्ट मतलब अपने लोकल कंप्यूटर पे ही ये सॉफ्टवेयर भी है और टैली भी ओपन है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ODVC का मेथड। यहाँ पे जो सबसे पहले आपने बटन देखा ODVC करके। अभी हम लोग डेटा सीट में आ गए हैं और यहाँ पे आपको क्लियर बटन दिख रहा होगा, क्लियर एक्टिव सीट डेटा।
तो इस बटन से क्लिक करके हम लोग किसी भी एक्टिव सीट का डेटा क्लियर कर सकते हैं, भले ही वो आपका डेटा सीट हो, वाउचर सीट हो, सेटलमेंट हो या कोई सा भी हो। तो यहाँ से हम लोग अभी डेटा सीट में डेटा लोड करेंगे, तो उसके पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये हमारा डेटा यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब इसमें लोड करेंगे, सेकंड हमारी जो बटन है लोड डेटा सीट एंड डेटा इन डेटा सीट। अब इस पर क्लिक करेंगे और ये फाइल को चूज कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये CSV फाइल है, इसमें आपका टेक्स्ट CSV, एक्सेल, XLSX कोई सा भी फॉर्मेट हो सब कुछ सपोर्ट करता है। तो सब कुछ सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो हम लोग अभी MTR B2C वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अभी पहले हम लोग सेल्स वाउचर की एंट्री कर लेंगे। तो अभी इसको मैं ओपन कर देता हूँ। मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे अपने आप सारा डेटा लोड हो गया। आपको इसमें कॉपी पेस्ट करने वाली झंझट नहीं है कि आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर अलग करना पड़ेगा, डेट अलग करना पड़ेगा, और इनके डेट के फॉर्मेट्स भी अजीब टाइप के होते हैं, इसमें टाइम वगैरह भी लिख के आता है। तो आपको इसमें कुछ भी चीज़ें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जैसा डेटा है आप वैसा ही सेम डेटा यहाँ पे आप लोड कर दीजिए डेटा सीट में। अब डेटा सीट में आपका सेम डेटा लोड हो जाने के बाद में हम लोग आ जाएंगे वाउचर सीट में, क्योंकि हमें वाउचर की एंट्री करनी है। तो डेटा सीट में आपका वाउचर वाली भी सीट्स लोड करेंगे, सेटलमेंट वाली भी सीट्स लोड करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे वाउचर सीट में और वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ वाउचर सीट में जो पहले से पड़ा हुआ है मैं उसको हटा देता हूँ, और हमारा डेटा सीट में भी बस डेटा है, वाउचर सीट में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पिक डेटा फ्रॉम डेटा सीट वाली बटन को यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा डेटा फिल हो जाएगा विद इन ए सेकेंड। इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी फिल होने में। एक बार में आप 25,000 एंट्री कर सकते हैं। एंट्री होने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका फिलिंग होने में यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। एंट्री करने में आप जैसे जितना ज़्यादा डेटा रखेंगे तो उस हिसाब से उतना टाइम लगेगा। अगर आपको 5,000 डेटा एंट्री करनी है तो 15 से 20 मिनट कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर फास्ट है तो जल्दी भी हो सकता है, 10 मिनट में भी आपकी 5,000 एंट्री हो सकती है। तो अगर 25,000 एंट्री का आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो कम से कम 25,000 एंट्री में आपका कंप्यूटर अगर अच्छे से चल रहा है तो 1 घंटा मिनिमम आपको एंट्री करने में लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा डेटा जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे डेटा लोड होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है आपका जो सेल्स 18% है, 12% है उसका टैक्सेबल लेजर, और शिपिंग रेवेन्यू अगर कुछ उसमें लगा हुआ है जो आप कस्टमर से शिपिंग चार्ज लेते हैं, उसमें अगर कुछ GST है, IGST है या CGST है, ये सारा कुछ ऑटो कैलकुलेट होके आ जाता है। आपको इसमें कहीं कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिक आपका नरेशन भी यहाँ पे फिल होके आ जाता है। अगर कोई क्रेडिट नोट है उसमें बीच में तो आपका क्रेडिट नोट का डिटेल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, आपके सीट से ही उठ के आएगा। और यहाँ पे आपका बायर और कंसाइनी डिटेल जो भी है, आपके जो पार्टी है वो कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, उसका स्टेट क्या है, तो आपका ये भी डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आएगा। और इसी डिटेल की वजह से ही आपका GSTR1 में सारे GST कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं ऑटो कैलकुलेट आफ्टर वैलिडेट करके लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो वैलिडेट बटन है, हमने भी पिक डेटा बटन यूज कर लिया, आप ऊपर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैलिडेट बटन है, वैलिडेट प्रेस करेंगे तो इधर हमारी सभी चीज़ों का वैलिडेशन हो जाएगा, GST चेक हो जाएगा कि सही GST लगा है कि नहीं लगा है। आपका एक इनवॉइस में कितने स्टॉक आइटम इंटर्ड होने हैं। कभी कभी क्या होता है एक इनवॉइस में हमारे 2, 3, 4 स्टॉक आइटम इंटर्ड होने रहते हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ये सारा होगा। भी मैं इसे वैलिडेट करूँगा तो ये हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में आपके सभी ऑटो कैलकुलेट वाले फील्ड सभी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुकी हैं। इसमें आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका GST, आपका स्टॉक आइटम सारा कुछ कैलकुलेट होगा, कितना किस में जाना है। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे सेम ऑर्डर नंबर हैं दोनों, 9924 9924। तो यहाँ पे हमारे 2 आइटम जाएंगे एक ही में, एक ही इनवॉइस में हमारे ये दोनों आइटम चले जाएंगे। और यहाँ पे इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक होके आता है। इसमें आप देख सकते हैं B13, मतलब हमारा ये 13 नंबर वाउचर में हमारे 2 स्टॉक आइटम चले जाएंगे। इसका सभी चीज़ें ये डबल हो जाएंगी, मतलब सब चीज़ें आपका जुड़ के जाएंगी वहाँ पे। तो आपका शिपिंग चार्ज हो गया वो भी ऐड होगा, बाकी चीज़ें सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब ये हो गया हमारा 2 आइटम का। ये हो गया हमारा एक इनवॉइस है इसमें क्रेडिट का, जिसमें आपका सेल रिटर्न होके आ जाता है तो रिफंड करके, तो उसमें आपका वो क्रेडिट नोट में चले गया है।
इसके अलावा भी आपके जो भी अगर कुछ कैंसिल वाउचर रहेंगे तो वो भी एंट्री होंगे, वो आपके कैंसिल में जाएंगे सीधा सीधा। और भी इसमें एक चीज़ है, जैसे ये हाँ, ये अपना एक कैंसिल वाला हो गया। और भी दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि आपका अगर कोई ज़ीरो वैल्यू एंट्री रहेगी, जैसे मान लीजिए आपका उसमें आइटम कुछ गया नहीं है, तो उसका भी इसमें एरर बताएगा कि भैया आपका ये ज़ीरो वैल्यू एंट्री है, आपने एक्सचेंज में आइटम दिया हुआ है, ये आपकी एंट्री नहीं होनी है। तो अभी हमने वैलिडेट कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। अब इसके बाद है पोस्ट मास्टर करके बटन है। तो हमारा अभी आपको मैंने दिखाया कि इस टैली में भी जो हमने नई कंपनी क्रिएट किया हुआ है, इसमें अभी ना तो हमारे लेजर क्रिएटेड हैं, ना ही हमारे स्टॉक आइटम क्रिएटेड हैं। तो अभी हम लोग पोस्ट मास्टर करेंगे और ये सभी चीज़ें, स्टॉक आइटम्स लेके, लेजर्स लेके, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सभी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। और उसको हम लोग लेजर के अंदर क्या डला हुआ है क्या नहीं है वो सभी चीज़ें देखेंगे, ताकि आपका जीएसटी अच्छे से कैलकुलेट हो। मेन अपना फोकस रहेगा जीएसटी पे। तो अभी यहाँ पे मैं पोस्ट मास्टर पे क्लिक करता हूँ। मास्टर प्रोसेस कंप्लीट, यानी कि हमारा मास्टर्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी लेजर मास्टर में चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये सभी लेजर्स जो है ये क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं अमेजॉन सेलर सर्विसेज की बात करूँ, आपको आपके टैली में अगर आप मैनुअल एंट्री करते हैं तो आपको क्या सेटिंग्स रखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी सेटिंग के हिसाब से ही आपका सही जीएसटी आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे रख दिया है बिल वाइज डिटेल, इसको यस कर दिया है। हमें बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़ॉन हमने कितना पैसा दिया कितना नहीं दिया वो हमें ऑर्डर वाइज पता चलता रहे। अब उसके बाद यहाँ पे स्टेट नेम में हमें कर्नाटका रखना है, क्योंकि ये जो हमारे बिलर हैं ये कर्नाटका से हमें इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं GSTR 2A का। तो इसमें हम GSTR 2A का और GSTR 1 वाली, मतलब आपका सेल का और परचेज का दोनों एंट्री इसी में करने वाले हैं, एक ही लेजर में। तो यहाँ पे आपको कर्नाटका रख देना है। ये कर्नाटका का अमेज़ॉन का GST नंबर है, आप इसको नेट पे चेक कर लीजिए। अगर आपका कुछ अलग है तो यहाँ पे मेरी सीट में, इन डिटेल वाली सीट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन लोग का कभी कभी GST नंबर डीएक्टिवेट होते रहता है, नया लेते रहते हैं, इसलिए आपको चेक करना ज़रूरी है। नहीं भी चेक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम आपका GST में इससे नहीं आएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर यस करके रखा हुआ है। इसको यस करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, यहाँ पे यस करने से आपका B2C वाले जो इनवॉइसेस हैं वो B2C में जाएंगे, B2B वाले जो इनवॉइसेस हैं वो B2B में जाएंगे। क्योंकि हम लोग तो सेम ही लेजर में एंट्री कर रहे हैं। तो सेम लेजर में अगर आपका GST नंबर कर्नाटका का डला हुआ है तो आप गुजरात से एंट्री करेंगे तो सारी एंट्री आपकी फिर उसमें जानी चाहिए, B2B में सभी चीज़ें चली जाएंगी, क्योंकि उसमें GST नंबर डला ही हुआ है। लेकिन B2C में B2C वाली जाएँ, B2B में B2B वाली जाएँ, तो यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स का डिटेल इसको यस करके रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे GST नंबर आपका रहेगा और यहाँ पे रेगुलर रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, वहाँ पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है ये लेजर, उसको यस करके रखना है। यहाँ पे आपका GST नंबर आ जाएगा। स्टेट आपका जहाँ से उन लोग बिलिंग करते हैं वो वाला स्टेट रहेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा अमेजॉन सेलर सर्विसेज का लेजर। सेकंड लेजर है हमारा GST का। जो GST के लेजर्स में आपको सेटिंग करके रखनी रहती है, आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालना है। परसेंटेज हमारा आइटम के अंदर डले रहता है ऑलरेडी, तो वहीं से सारा चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो आपको सिर्फ GST में लेना है इसको, सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स लेना है, इंटीग्रेटेड है तो इंटीग्रेटेड लेना है, स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स लेना है। तो ये हमारे GST लेजर इस हिसाब से बन जाते हैं। अगर IGST है तो इंटीग्रेटेड आ जाएगा। बाकी परसेंटेज यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये दोस्तों GST के लेजर हमें इस तरीके से बनाने लेने रहते हैं। राउंड ऑफ में आपको GST एप्लीकेबल करके नहीं रखना रहता है, इसको आप अनडिफाइंड रहने दीजिए, या तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। तो राउंड ऑफ आप में आपको GST एप्लीकेबल नहीं करना है। बाकी अगर आप टाइप ऑफ लेजर चाहें तो इसको आप इनवॉइस राउंडिंग करके इसको सेट करके रख सकते हैं, अदरवाइज वो भी ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे सेल्स में ही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। ये जो हमारा सेल्स 12%, सेल्स 18%, ये सब लेजर्स बनते हैं। यहाँ पे मेरा सेल्स एग्जाम्प्टेड करके एक लेजर बना। तो आप जैसे सेल्स अकाउंट्स करके भी अगर लेजर बनाते हैं, ये भी सब लोग रखते हैं, सेल्स अकाउंट में ही रखते हैं। अप्लीकेबल GST रहेगा इसमें, जी हाँ बिल्कुल अप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे जो हम लोग डिटेल डालते हैं, आपका जैसे ये 12% हो गया, 6% हो गया, तो ये सभी आप डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे यहाँ पे डिटेल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका आइटम के अंदर ऑलरेडी ये डिटेल्स डले रहते हैं।
तो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप विदाउट स्टॉक आइटम भी मेंटेन करते हैं तब आपको यहाँ पे जीएसटी डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें डाल भी सकते हैं जीएसटी डिटेल, नहीं भी डाल सकते, तो आपको यहाँ पे अप्लीकेबल करके रखना है जीएसटी डिटेल। और इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई हमारा जो है गुड्स आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपका 18% वाले में भी करना है, या आप जितने भी लेजर सेल्स अकाउंट से रिलेटेड क्रिएट करेंगे सब में ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए शिपिंग रेवेन्यू हम लोग जो कस्टमर से पैसा लेते हैं ये हमारा सेल्स में आता है। जैसे हम लोग सेल किए, कस्टमर को हमने एक आइटम उनको भेज दिया, साथ में हम उनसे शिपिंग चार्ज भी ले लेते हैं, तो ये आपका इनकम हो गया। तो इसको हमें इनकम में ही रखना है और इसमें भी आपको सेम अप्लीकेबल करके रखना है। यहाँ पे आप जीएसटी डिटेल में जितना परसेंटेज है उसका, उस लेजर का पर्टिकुलर आप उतना परसेंटेज इसको डाल के रखिए। अब यहाँ पे हमारा ये सर्विसेज में आ जाएगा, गुड्स में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये लेजर्स जो क्रिएट हुए इसको आप समझ ही गए होंगे। अब एक बार चलते हैं स्टॉक आइटम भी देख लेते हैं। तो स्टॉक आइटम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दोनों नाम आए हुए हैं। इसका एलियाज में SKU ID आ चुका है और हमारा जो मेन नाम है यहाँ पे आ गया है। तो आपका इसमें चाहे तो SKU ID से एंट्री कर सकते हैं या नाम से एंट्री कर सकते हैं। अभी जैसे आपका यहाँ पे ये हमने ग्रुप में प्राइमरी ही रखा हुआ है, तो आप ग्रुप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपके ग्रुप के हिसाब से। यहाँ पे यूनिट नेम ये रखना ज़रूरी है। यूनिट नेम रखने से ही आपका क्वांटिटी माइनस होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे यूनिट नेम हो जाता है। यूनिट नेम यहाँ पे आप ज़रूर डालिए, इसको नॉट अप्लीकेबल बिल्कुल मत करके रखिए। और यहाँ पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और यहाँ पे जीएसटी डिटेल में अंदर चलेंगे तो यहाँ भी आपके HSN कोड है तो HSN कोड आ जाएगा। और यहाँ पे कितना परसेंटेज है, क्या है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे डलेंगे। तो वैसे इसमें सीट में, मेरे वाउचर सीट में यहाँ पे HSN कोड का कॉलम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो जिसमें आप HSN कोड डालेंगे वो तो आपके इसमें चले जाएगा आइटम जब क्रिएट होगा। जिसमें ब्लैंक रहेगा तो नहीं जाएगा। तो जैसे इसमें मेरा डला हुआ है HSN कोड, अगर ये वाला आइटम हम लोग चेक करें तो ये आइटम में हमारा यहाँ पे HSN कोड लिख के आएगा। तो आपको इस सीट में ये भी सुविधा है, आप चेक करके एंट्री कर लें। आपका जिसमें नहीं डला है उसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया कि हमारे स्टॉक आइटम में लेजर्स में हमारी क्या सेटिंग्स रहती हैं जिसकी वजह से हमारा जीएसटी अच्छे से जनरेट हो जाए। अब इसको हम लोग वाउचर इंपोर्ट करते हैं और वाउचर इंपोर्ट करके फिर चेक करेंगे और जो जीएसटी की प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा वाउचर डल चुका है ऑलरेडी। मैं इसको अभी ये 12 जनवरी में है, 2021 में है। तो मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी है, तो मैं इसका डेट चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको 1/12 कर देता हूँ। तो मैं अभी सेम डेट में ही इसको रख रहा हूँ सभी को। आपका जैसा डेटा है आपको वैसा ही रखना है, आपका जिस डेट में है उसी डेट में रखना है। तो अभी मैंने इसका डेट चेंज कर दिया। अब मैंने मास्टर यहाँ से पोस्ट कर ही लिया है। अब मैं पोस्ट वाउचर पे क्लिक करूँगा। तो वाउचर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा वाउचर पोस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी एंट्रीज आनी चालू हो चुकी हैं और ये एंट्री हमारी हो गई। अभी देखिए यहाँ पे आपका कुछ भी एरर आएगा तो आपका ये सेम सीट में ही एरर भी दिख जाएगा। आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरर वाले कॉलम में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिस भी कॉलम में आपका जिस भी लाइन में एरर रहेगा वो आपको बता देगा कि यहाँ पे आपका एरर है, इस वजह से एंट्री नहीं हुई है। तो आप उसको सुधार भी सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख के आया है नो एंट्रीज इन वाउचर, तो मैं यही उस समय आपको बोल रहा था कि नो एंट्रीज इन वाउचर मतलब आपका एक्सचेंज वाला सामान आपने भेजा हुआ है उसका आपको एंट्री नहीं करना है। इसमें सारी वैल्यू जो है ज़ीरो रहती है। आपका रेट हो गया, ये सारी वैल्यू जो है अमाउंट वैल्यू, ये सब ज़ीरो रहता है। तो इसकी वैसे भी एंट्री नहीं होनी है। बाकी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। अगर मैं किसी भी एंट्री, जैसे यहाँ पे क्रेडिट नोट हो गया या हमारा सेल्स हो गया, किसी भी एंट्री को ओपन करके अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे सारा कैलकुलेशन आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे जैसे वाउचर नंबर 12 लिख के आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे इनवॉइस नहीं लिख के आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सीट का डिटेल चाहिए, यहाँ पे जो सीट में जो इनवॉइस नंबर डला हुआ है IN 123 करके, ये वाला नंबर वहाँ पे अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे वाउचर नंबरिंग मैनुअल रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमारा जो वाउचर टाइप में अगर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे सेल्स करके है और यहाँ जो ऑटोमेटिक है इसको मैनुअल रख लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो आपको पहले मैनुअल रख लेना है, उसके बाद ही एंट्री करना है अगर आप वहाँ पे वाउचर नंबर चाहते हैं तो। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको हटाते हैं, यहाँ से दोबारा एंट्री करते हैं। तो मैनुअल रखने से एक फ़ायदा ये रहेगा कि अगर सीट का इनवॉइस नंबर आपका जाएगा वाउचर में तो आपका डुप्लीकेट एंट्री कभी भी ये सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। तो अभी हम लोग दोबारा एंट्री पोस्ट करते हैं। तो यहाँ का इनवॉइस नंबर जाने से यही फ़ायदा रहेगा कि आपका डबल एंट्री कभी भी नहीं होगा। ठीक है, वो सेम अपना जो एरर वहाँ पे नो एंट्रीज वाउचर वाला वही बस एक ही एरर है, और वैसे भी ये एंट्री हमें करनी नहीं है, बाकी एंट्रीज हमारी सब हो चुकी हैं। अब जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वाउचर नंबर्स आ रहे हैं। आप सेम ऐसे क्रेडिट नोट का भी मैनुअल सेट करके रख दीजिए। तो यहाँ पे आपके अभी वाउचर नंबर आने लग गए IN1 करके। ये हमारा रेफरेंस में ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पे आपका बिलिंग डिटेल आ जाएगा कि आपके कौन से एड्रेस का है, कहाँ का स्टेट है, कंज्यूमर है, कि अगर आपका B2B वाला रहेगा तो यहाँ रेगुलर आएगा और उसका GST नंबर आएगा। और ये बाकी सारी डिटेल्स जो है ये सब अपने आप फिल होके आ जाती हैं। यहाँ पे आपके ये हमारा जो स्टॉक आइटम हो गया, कितने रेट में क्या गया है, उस पर GST कितना लगा, और सेम ऐसे ही अगर आपका शिपिंग रेवेन्यू रहेगा तो शिपिंग रेवेन्यू भी वहाँ पे दिखेगा। ये हमारा क्रेडिट नोट हो गया दोस्तों। अगर आपका CGST SGST है तो ऑटोमेटिक वो CGST SGST में चले जाएगा। आपका IGST है तो ऑटोमेटिक IGST में जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एक एक पैसा मैच करके मिल जाएगा। अगर आप टोटलिंग करेंगे आपके सीट से तो आपको एक एक पैसा मैच करके मिलेगा। ये फ़ायदा रहता है दोस्तों इंपोर्ट करने का आपका सॉफ्टवेयर से। अब मैनुअल एंट्री करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपकी गलती हो जाती है, लेकिन आप इसमें आपकी गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। तो अभी अगर जिसमें 2 आइटम था, हमने क्रेडिट नोट और एक वाउचर देख लिया। अभी जैसे इसमें हमारा 2 आइटम था इनवॉइस नंबर 10 वाले में, तो यहाँ पे अगर आपका 2 आइटम रहेगा तो ऑटोमेटिक वो 2 आइटम यहाँ पे आ जाएगा। आपका शिपिंग रेवेन्यू जो रहेगा वो आ जाएगा, GST लग जाएगा, राउंड ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको ये सभी झंझट भी करने को ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपका यहाँ पे सब कुछ सही सॉर्ट आ गया। अब अगर चलते हैं दोस्तों GST में, GST रिपोर्ट देखने के लिए, तो यहाँ पे मैं अभी GSTR1 ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे जिस डेट में हमारी एंट्री है उस डेट का मैं ले लेता हूँ। तो अभी आपको जो मैं बता रहा था, अभी देखिए यहाँ पे 66 एंट्रीज हमारी जो है एकदम सही आ गई। यहाँ पे फिर भी 13 जो है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड में दिखा रही हैं। तो करेक्शन नीडेड है, बिल्कुल कुछ न कुछ एंट्रीज आएंगी जो आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर जैसे हम लोग इन एंट्रीज में चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंस कुछ आ रहा है 1 पैसे 2 पैसे का। एज पर कैलकुलेशन टैली के हिसाब से इतना आना चाहिए, लेकिन एज पर ट्रांजैक्शन जो हमने एंट्री किया है वो हमारा 61.3 आ रहा है। तो 1 पैसे का जो डिफरेंस है आप पूरे सीट में जाके इसको चेंजेज नहीं कर सकते हैं। 1 पैसे का हमेशा राउंड ऑफ के हिसाब से डिफरेंस आता ही है। तो इसको हमें पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको एक्सेप्ट एजेस जैसा है वैसा हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा एक्सेप्ट होने के बाद में ये भी एरर हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 79 एंट्रीज जो है हमारी इसमें आ चुकी हैं। एक एंट्री आपका नॉट रिलीवेंट फॉर ट्रांजैक्शन दिख रहा है, वो कैंसिल वाली एंट्री है। तो इसमें आपका इनवॉइस नंबर का सीरियल गड़बड़ ना हो करके इसमें कैंसिल वाली एंट्रीज भी आपकी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल्ड करके लिखा रहेगा आपका बाकी डिटेल वाउचर का। और हमारी जितनी भी एंट्रीज वहाँ पे सीट में थी वो सभी की सभी एंट्रीज आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा एक चंडीगढ़ का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, ये सभी एंट्रीज आ रही है। अभी जैसे दिल्ली में आपका ये 2 दिख रहा है, 2 स्टेट दिख रहे हैं दिल्ली का, तो एक 12% वाला है, एक 18% वाला है। आप यहाँ पे अंदर पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाकी और अच्छे से डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे वाउचर नंबर के साथ में उसका क्या टैक्स लगा, CGST है तो CGST वाला यहाँ पे आपको अलग ही दिखेगा। ये सारे CGST हैं आपके पूरे गुजरात वाले। यहाँ पे गुजरात में ये सभी 18%, ये हमारे आपका अगर इसमें क्रेडिट नोट जो होगा तो क्रेडिट नोट का यहीं पे आपका ये माइनस होके दिखेगा। तो आपको जिस स्टेट का है वहीं के वहीं आपका क्रेडिट नोट भी एडजस्ट हो जाता है।
तो ये काफ़ी बढ़िया से एंट्री हो गई दोस्तों। सेम ऐसे ही हमें एंट्री करना चाहिए। अब जिसमें आपका जैसे ये HSN अपडेट नहीं है, जिसमें है वो अलग अलग आपका दिख रहा है, तो आपका अगर किसी में HSN कोड जिसमें है जिसमें नहीं है तो आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है HSN SSC इनवैलिड, तो आप टैली में भी सुधार सकते हैं। मेरी सीट में तो दिया ही हुआ है, जिसमें HSN कोड नहीं है आप उसका HSN कोड अपडेट कर सकते हैं। अगर टैली में आपको HSN जिसमें नहीं है तो यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, GST रिपोर्ट वाले में ही GST रेट सेटअप में चले जाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें मेरा HSN कोड नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, मेरा मान लेता हूँ इसमें सेम HSN कोड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद मैं सेट रेट में चले जाऊँगा और यहाँ पे जो भी मुझे डिटेल डालने हैं, HSN कोड क्या होना चाहिए वो मैं अपडेट कर दूँगा। जैसे मैं HSN कोड एक डाल देता हूँ। अब ये HSN कोड मैंने डाल दिया और रेट वगैरह भी अगर हमें कुछ डालने हैं तो रेट भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं ये अपडेट होके आ जाएंगी। तो यहाँ से भी अपडेट किया जा सकता है HSN कोड को। बाकी सीट में तो आपको दिया ही हुआ है, जिसमें नहीं है वहाँ से आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया सेल का एंट्री। अगर हम लोग अमेज़ॉन के लेजर में यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल में यहाँ पे दिखेगा। अभी आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पेंडिंग अमाउंट हैं 44,364 रुपीज़। ये पेंडिंग अमाउंट हैं जो हमें पैसे लेने हैं अमेज़ॉन से। तो आपका ये बिल वाइज डिटेल में ऑर्डर के हिसाब से पूरा दिख रहा है, एक एक ऑर्डर का। अगर एक ऑर्डर में हम लोग देखें तो ये आपका ये सेल हो गया, ये हमारा इनवॉइस नंबर 1, ये सामान गया है यहाँ पे 360 रुपये हमें अमेज़ॉन से लेना है। टोटल मिला के 44,364 रुपीज़ हमें लेना है। अब इसमें हम लोग जब रिसिप्ट की एंट्री डाल देंगे तो कैसा दिखता है, और रिसिप्ट की एंट्री डालने के बाद में, सेटलमेंट की एंट्री डालने के बाद में हम लोग ये भी चेक करेंगे उसका GST या 2A में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अभी हम लोग दोस्तों डेटा शीट में यहाँ पे क्लियर कर देंगे और लोड करेंगे। अभी हमारा सेटलमेंट वाला जो डाउनलोड करते हैं अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन का सेटलमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए उसमें रिपोर्ट में जाना पड़ता है, पेमेंट में जाना पड़ता है और वहाँ ऑल सेटलमेंट करके दिखता है। ऑल सेटलमेंट में जाने के बाद में वहाँ फ्लैट फाइल, डाउनलोड फ्लैट फाइल करके रहता है। तो उसमें आप डाउनलोड फ्लैट फाइल करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट फाइल एक डाउनलोड हो जाती है। तो इसी टेक्स्ट को हमें वहाँ पे सीट में इंपोर्ट करना रहेगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपका टेक्स्ट फाइल को भी इंपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका डेटा शीट में आके सेट हो जाएगा आपका सेटलमेंट वाला। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,000 रुपये हमें अमेज़ॉन से मिला हुआ है। इन्होंने जो भी चार्जेस काटे हुए हैं ये सारे चार्जेस भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, कितना क्या डिटेल है इसका ये पूरा आ जाता है। GST वाले, IGST वाले, CGST वाले सभी इनकी सीट में रहते हैं। ये सब काट पीट के आपको इन्होंने 23,000 पेमेंट कर दिया। अब क्या क्या डिटेल काटा है आप नॉर्मल चेक करेंगे तो मुश्किल हो जाता है, और आपका ऑर्डर वाइज कितना पेमेंट आया आपको वो भी नहीं पता चल पाता, जिससे आप कभी कभी नुकसान में भी चले जाते हैं। अगर कभी आपका कुछ गलत उन्होंने डिडक्शन किया है तो आप अमेज़ॉन से बात कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं कि आपने हमारा डिडक्शन यहाँ गलत कर दिया है, ज़्यादा काट लिया, कम काटा, जैसा भी है। इसमें इन लोग और भी एक चीज़ करते हैं दोस्तों, इन लोग आपका कुछ अमाउंट जो है वो होल्ड करके रख देते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ रिलीज करते हैं। कभी पिछले महीने का इस महीने दे देंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है प्रीवियस रिजर्व अमाउंट, करंट रिजर्व अमाउंट। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस रिजर्व अमाउंट, करंट रिजर्व अमाउंट, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इनकी। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा प्रीवियस प्लस में दिखा रहा है। करंट रिजर्व इन्होंने 27,000 और रिजर्व कर लिया, दोनों को माइनस करेंगे तो 3,400 इन्होंने इस महीने हमें वापस किया है। तो ऐसा भी इनका चलते रहता है, कुछ अमाउंट रिजर्व करके इन लोग रखते ही हैं। अब वो क्यों रखते हैं उन्हीं लोग बता पाएंगे। तो ये डेटा शीट में आपका ये सेटलमेंट का डेटा यहाँ पे लोड होके आ गया है। अब इसको हम लोग सेटलमेंट शीट में लेके आएंगे। तो भी सेटलमेंट में जो मेरा डेटा पहले से पड़ा है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं पिक डेटा फ्रॉम डेटा शीट करूँगा और इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारा डेटा फिल होके आ जाएगा। तो मैं इसको भी अभी हमने 1 दिसंबर में अपनी सेल की एंट्री ली थी, तो मैं इसको 31 दिसंबर में कर लेता हूँ कि हमारा जितना मंथ में जितना सेल हुआ तो उसको हम लोग 31 में रिसीव कर लेंगे, या 1 जनवरी को भी डाल सकते हैं, या जब भी इन लोग जब भी पेमेंट करते हैं आप उस डेट में ही आपको डालना है। तो आपका जो पेमेंट डेट है वही आपको लेना है, ताकि आपका बैंक स्टेटमेंट भी टैली हो सके
तो दोस्तों अभी ये सेटलमेंट का डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे। तो वैलिडेट करने से ये अपने आप को कैलकुलेट कर लेगा कि इसको कितने चार्जेस कौन से ऑर्डर आईडी में लेके जाने हैं, और भी यहाँ पे क्या क्या जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से लास्ट में कैलकुलेट करके लेके आता है। आपका रिसिप्ट में कितना रेफरेंस डिटेल जाना है, आपके जर्नल के 2 एंट्री डलेंगे, एक CGST वाला डलेगा, एक IGST वाला डलेगा, तो उसमें कितना रेफरेंस की एंट्रीज को लेके जाना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपका TCS का कैलकुलेशन हो गया। अगर इन लोग कुछ कंपनसेशन या कुछ प्रोडक्ट इसका प्रोटेक्शन फंड कुछ होल्ड करके रखते हैं तो इसका डिटेल हो गया, TCS का डिटेल, TDS का डिटेल, इन्होंने जो भी चार्जेस काटे हुए हैं उसका सारा डिटेल। यहाँ पे IGST कितना लगा, CGST किस में कितना लगा, तो आपका सब कुछ यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट होके आ जाता है ऑटोमेटिक। अब इसके बाद इसमें भी सेम आपको पोस्ट मास्टर और पोस्ट वाउचर करना है। तो पहले हम लोग पोस्ट मास्टर कर देते हैं, अपना मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। जो भी लेजर्स हैं यहाँ पे इसके एक्सपेंस के लेजर्स हैं तो वो सब क्रिएट कर लेते हैं। और एक्सपेंस के लेजर्स में हमें वहाँ GST डिटेल कैसा डालना रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो हमारे लेजर्स अभी मास्टर जो बने हैं, तो अभी हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ के आ गए। जैसे सबसे पहले आ रहा है मेजर कमीशन करके, तो कमीशन का लेजर हो या कोई भी एक्सपेंस का लेजर हो, सब में आपको GST डिटेल डालना रहता है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस में आ जाएगा और ये GST एप्लीकेबल रहेगा। अंदर में आपको यहाँ पे 18% डाल के रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे HSN कोड भी डालना ज़रूरी है, तो आप HSN कोड यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अभी HSN मैंडेटरी है, तो आपको सर्विसेज से रिलेटेड जो भी HSN है आप इसको ज़रूर अपडेट कर दीजिए। तो ये हमारा अमेजॉन कमीशन का हो गया। सेम ऐसे ही आपके जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सभी को ऐसे ही करना है। GST डिटेल आपको 18% यहाँ पे सेट करके रख देना है। अब यहाँ पे आपके जो भी चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है, AGCF है, BA फीस हैंडलिंग, फिक्स क्लोजिंग फीस, GST वाले तो हो ही गए। इसके अलावा अपने TCS के जो लेजर्स हैं, TDS के जो लेजर्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको रखनी है सेट करके। आपके जो TCS वाले लेजर्स हैं उनको आपको अदर्स में रखना है। तो यहाँ पे आप जो भी लेजर बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा, लेकिन उसका GST टाइप, ड्यूटी टाइप जो है वो अदर्स में रखिए। GST में रखेंगे तो आपका फिर एरर आएगा। आपका TDS का लेजर हो जाता है, इसको भी आपको अदर्स में ही रखना है। और बाकी जो फीस हैं या जो भी इनके चार्जेस हैं वो आपको एक्सपेंसेस में रख के उसमें GST रेट आपका 18% डाल देना है। तो ये लेजर्स हमारे बन जाने से अभी हमारा सही ढंग से GSTR 2 में अपडेट होगा, जो भी इन्होंने डिडक्शन किए हैं। अब ये जो एंट्री हम लोग ले रहे हैं सेटलमेंट का, तो इसी में आपका सारा डिटेल आ जाता है। अगर आप पूरे महीने भर की जितने भी आप सेटलमेंट हैं आप सभी की एंट्रीज डाल देंगे तो इनका एक मंथली इनवॉइस इन लोग PDF वाला देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे आपका मैच होना चाहिए। अगर उससे मैच नहीं हो रहा है, इन्होंने कुछ ज़्यादा काट पीट लिया है बाद में, तो आप मिला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भैया ये हमारा दिसंबर में इतना चार्जेस कटना था, जो आपने हमें बैंक पेमेंट किया उसमें तो इतना शो किया है, लेकिन आप ज़्यादा कैसे काट दे रहे हैं। तो चीज़ें हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है तो। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा मास्टर पोस्ट हो चुका है। अब हम लोग वाउचर भी पोस्ट करते हैं और चल के फिर देखेंगे एंट्री कैसे क्या हो रही है। तो यहाँ मैंने पोस्ट वाउचर पे क्लिक कर दिया है। अभी हमारी 3 एंट्री होंगी। एक तो हमारा रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी, जैसे ये रिसिप्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक फिर हमारा IGST जर्नल वाला एंट्री हो जाएगा। तो हमारा जर्नल में 2 एंट्रीज होंगी, एक जिसमें IGST लगा हुआ है, एक वो हो जाएगा, एक सेक्शन हमारा CGST वाला। तो ये जर्नल प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंट्री का। और ये हमारा जर्नल सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये हमारी जो एंट्रीज हुई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 31 में एंट्री डाली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री हुई है हमारा स्टेट बैंक में कितना पैसा आया। तो उस समय मैंने आपको जो दिखाया था 23,000। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे अमेजॉन सेलर से हमें 19,636 का उन्होंने रेज किया, जिसका ये हमारा इनका डिटेल है। अगेंस्ट रेफरेंस में सारी एंट्रीज आ गई। और यहाँ पे 34 रुपये 3400 इन्होंने जो रिजर्व करके रखा हुआ था, जो प्रीवियस रिजर्व बैलेंस करेंट रिजर्व बैलेंस, उसका डिफरेंस ये हो गया। प्लस में रहेगा तो
आपका क्रेडिट में आएगा, माइनस में रहेगा तो आपका डेबिट में आएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। SBI में हमारा 23,037 रुपीज़ गया हुआ है। आपका यहाँ पे कोई सा भी बैंक हो सकता है, जो बैंक है आप यहाँ पे वो बैंक का नाम यहाँ जो SBI है उसको आप चेंज कर दीजिए। आपका खुद का जो टेलिम बैंक है आप उसको नाम डालेंगे। तो हमारा 2337 ये आ गया, रेफरेंस डिटेल्स आ गए, कौन से ऑर्डर में कितना पैसा आया हुआ है। सेम ऐसे ही आपका एक्सपेंस का देखेंगे, अगर TCS IGST वाले में ये कितना अमाउंट गया, TDS में कितना अमाउंट गया, आपका कमीशन अमेज़ॉन ने कितना काटा हुआ है, AG शिप चार्ज कितना है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कितना है, IGST उस पर कितना टोटल लग गया, इस एक्सपेंस का भी डिटेल आपका अगेंस्ट रेफरेंस में जाएगा। ये पूरा ऑर्डर वाइज आपको डिटेल दिखेगा, कौन से ऑर्डर में इन्होंने कितना एक्सपेंस डिटेल काट दिया है। और सेम आपका ये हमारा CGST वाला, जिसमें आपका CGST SGST लगा हुआ है, उन्होंने जो CGST SGST एक्सपेंस में काटा है, तो हमारा इन्होंने जो भी चार्जेस काट दिए यहाँ पे, शिपिंग चार्ज, उनका कमीशन CGST में जो लिया, फिक्स क्लोजिंग फीस हो गया, FA वेट हैंडलिंग पिक एंड फीस हो गया, इसमें भी आपका पूरा अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर वाइज डिटेल आएगा। इस एक्सपेंस का भी आपका ये डिटेल आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बैलेंस हमारा बच रहा है 12,658 रुपीज़, ये हमें अमेज़ॉन से अभी भी लेना है, कलेक्ट करना है। हो सकता है नेक्स्ट जब पेमेंट आए तो उसमें ये आ जाए। अभी मैं इसको अगर बिल वाइज डिटेल में जाके देखूंगा, यहाँ पे मुझे पता करना है कि भैया मेरा कौन से बिल का पैसा है जो भी बचा हुआ है, जो मुझे अमेज़ॉन से लेना है। तो आपको जितने ये पेंडिंग वाले दिख रहे हैं, डेबिट वाले, ये सभी आपके बचे हुए हैं। जैसे एक बीच में क्रेडिट दिख रहा है, तो क्रेडिट इसलिए दिख रहा है कि ये आपके पास सेल की एंट्री नहीं डली हुई है, या यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर का एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, तो जो आपका नेक्स्ट टाइम डिडक्ट होगा। अभी क्योंकि इसमें आपकी सेल्स की एंट्री हो गई, उसका रिवर्स हो गया, लेकिन अमेज़ॉन ने हमें फंड रेज कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम ये अमाउंट को वो डिडक्ट कर देगा, यहाँ से काट देगा। तो नेक्स्ट बार में आपका डिडक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ से फिर ये क्रेडिट बैलेंस हट जाएगा। अब इसमें डेबिट वाले में अगर बात करें तो ये जितने भी डेबिट हैं ये सभी सेल्स वाली एंट्रीज ही हैं इसके अंदर। तो ये सभी पेंडिंग है, आपको ये कस्टमर मतलब ये अमेज़ॉन से आपको पैसा अभी कलेक्ट करना बचा हुआ है। ये 3400 रुपये जो लास्ट में आपका ऑन अकाउंट में आएगा, ये ऑन अकाउंट में आपका वो रिवर्स वाला जो चार्ज रिजर्व जो इन लोग करके रखते हैं उसका डिटेल है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इन लोग रिलीज करेंगे तो यहाँ से आपका ये हट जाएगा। अब जितने भी डेबिट वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,658 रुपीज़ आपको अमेज़ॉन से भी पैसा लेना बचा है, जिसका सारा का सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे ऑर्डर वाइज कौन से ऑर्डर का कितना बैलेंस यहाँ पे पेंडिंग है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। अब हम लोग GSTR 2A चल के चेक कर लेते हैं। अभी हमने GSTR 1 चेक कर लिया, अब अमेज़ॉन ने जो चार्जेस काटे उसमें हमें क्लेम करना है 2A का अमाउंट। उसके बाद क्लेम करके हम लोग 3B फाइल करते हैं। तो यहाँ पे GSTR 2 में चलते हैं और इसको तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 अमाउंट दिख रहा है, मतलब 2 वाउचर का अमाउंट दिख रहा है। आपका टैक्स अमाउंट, टोटल ITC, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमारा 2A में दिख रही हैं। टैक्सेबल परचेस क्या है, कितना है, इसको अगर इंटर करेंगे तो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से हमें जो भी क्लेम करना है ये आपका डिटेल यहाँ पे आ चुका है। तो ये डिटेल आ जाने के बाद में यहाँ पे बाकी आपको किस तरीके से स्टेट वाइज देखना है, कैसा देखना है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रहते हैं टैली के अंदर, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सप्लायर का GST नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या डला यहाँ पे, ये सारा आपका स्टेट वाइज GST के हिसाब से डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 3B में दोस्तों, 3B में भी चल के देख लेते हैं कि हमारा सेल का और इसका कितना क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, करेक्शन नीडेड। तो करेक्शन नीडेड करना है, कुछ हमें करेक्शन करने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर आपका कुछ पैसे का जो डिफरेंस है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर कुछ पैसे का डिफरेंस है तो आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो इसको एक्सेप्ट एज इज करेंगे तो ये हमारा अनसर्टेन ट्रांजैक्शन से हट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई क्या है और
जो भी डिटेल्स है आपका पूरा यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर और डिटेल में देखें तो यहाँ पे आपका एलिजिबल आईटीसी, ऑल आईटीसी में जाने से ये आपका आईटीसी यहाँ पे जो क्लेम हुआ है ये आ चुका है। नेचर व्यू में अगर जाते हैं आप, थोड़ा इसका व्यू चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोकल सेल्स ये दिख रहा है, इंटर स्टेट सेल्स हमारा ये दिख रहा है। ये दोनों टोटल करने से 37,000 आ गया। लास्ट में आपका परचेज यानी कि जो अभी हमने आईजीएसटी जो क्लेम किया या सीजीएसटी क्लेम किया, तो लोकल परचेज ये है आपका, इंटर स्टेट परचेज ये है। अगर और इसको आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ से आप और भी ज़्यादा डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका परसेंटेज वाइज भी आपका डिटेल निकल जाता है। तो आपका 12%, 18% में क्या कितना है। सेम ऐसे ही आपका परचेज टैक्सेबल का भी आप डिटेल देख सकते हैं कि हमारा आईजीएसटी वाला और ये सीजीएसटी वाला और ये हमारा इंटर स्टेट वाला। तो ये पूरा डिटेल आप निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना जीएसटी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपको पेमेंट करना है पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी कोई सी भी एंट्री हो, ये तो मैंने सिर्फ अमेज़ॉन का दिखाया, पिछले वीडियो में आपने मीशो का देखा होगा। सेम ऐसे ही आगे मैं आपके लिए फ्लिपकार्ट और बाकी चीज़ों का भी लेके आऊँगा डिटेल्ड व्यू, ऐसे ही किस तरीके से एक प्रॉपर एंट्री हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अमेज़ॉन B2C, B2B, फ्लिपकार्ट, मीशो TCS वाला जो फाइल आती है मेल पे, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उड़ान, स्नैपडील, सिमसिम, मोगलिक्स, पेटीएम, ग्लोरो, डब्लू मॉल। इसके अलावा भी अगर इसमें आपको और जो भी चीज़ें चाहिए तो वो बिल्कुल ऐड हो जाएगा, उसका अलग से कोई चार्जेस वगैरह कुछ रहता नहीं है। तो दोस्तों ये मैं फाइल का लिंक आपको दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा सेटलमेंट के अलावा भी आपके बैंक एंट्रीज भी कर सकते हैं, जैसे मंथली आपका या ईयरली बैंक स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, उसमें पेमेंट्स आपको बहुत सारे होते हैं, रिसिप्ट बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेजर नेम डालना रहेगा। अगर आपको लेजर नेम नहीं पता है तो आप सस्पेंस में रख सकते हैं, बाद में आप टैली में चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे आपको पता है ये किसका अमाउंट है तो आप यहाँ पे लेजर नेम जो भी है वो आप डाल के इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी सीट है दोस्तों, बैंक वाली भी। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, डिटेल्ड, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई, डिटेल्ड वीडियो थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काफ़ी काम की हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।